हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद ओम में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं पर्यावरण अध्ययन के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिख मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? ऑप्शन है अनुमान लगाने का कौशल, लेखन कला का कौशल, संप्रेषण कौशल या मापने का कौशल। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संप्रेषण कौशल। कौन सा कौशल दोस्तों? संप्रेषण कौशल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। ऑप्शन है बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, मूल्य जैसी अमूर्त धारणा को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है उपरोक्त सभी के द्वारा। कैसे दोस्तों? उपरोक्त सभी के द्वारा, यानी कि बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, मूल्य जैसी अमूर्त धारणा को उदाहरण द्वारा व्यक्त करके अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाओं की समझ को विकसित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो लाइक पहले कर दीजिए। प्रश्न है हमारा, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है पेड़ पौधे, जीव जंतु, बी ऑप्शन है रिश्ते नाते संस्कृति, सी ऑप्शन है मकान सड़कें पूजा स्थल या डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं? तो यह दोस्तों पर्यावरण के अंतर्गत उपरोक्त सभी आते हैं, मतलब सभी तीनों ऑप्शन ऊपर के पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते संस्कृति, मकान सड़कें पूजा स्थल, ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों पर्यावरण का क्या अर्थ होता है? चारों तरफ का परिवेश। क्या अर्थ होता है दोस्तों पर्यावरण का अर्थ? चारों तरफ का परिवेश। ठीक है, जिससे हम घिरे हुए हैं, चारों तरफ के परिवेश को पर्यावरण कहते हैं। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए है बाल विकास, बी ऑप्शन है दहेज प्रथा, सी ऑप्शन है बाल श्रम और डी ऑप्शन है अनिवार्य शिक्षा। तो दोस्तों, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो यह संबंध दोस्तों बाल विवाह से संबंधित है। शारदा एक्ट, जिसमें विवाह के लिए लड़कों तथा लड़कियों की आयु का निर्धारण किया गया था। ठीक है, इस एक्ट के तहत लड़कों की आयु 18 वर्ष तथा लड़कियों की आयु 14 वर्ष तय की गई थी। ठीक है दोस्तों, लड़कों की आयु कितनी थी दोस्तों? 18 वर्ष और लड़कियों की कितनी थी? 14 वर्ष। यही तय की गई थी शारदा एक्ट में। ठीक है, और यह 1929 में आया था। कब हुआ था दोस्तों? 1929 में शारदा एक्ट की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? ऑप्शन है बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, बी ऑप्शन है उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, सी ऑप्शन है उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें, डी ऑप्शन है उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। तो दोस्तों, प्रश्न है बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? तो हम क्या नहीं करेंगे दोस्तों? उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे, यही नहीं करेंगे। ठीक है, ये नहीं करेंगे। बाकी इसके ऊपर तीनों विकल्प, बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीख सके। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है हमारा, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन है परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से या धार्मिक केंद्र से। दोस्तों, बच्चों में सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है दोस्तों परिवार से। कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से। ठीक है,
और परिवार बालक का प्राथमिक विद्यालय माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? प्राथमिक विद्यालय, जहाँ वह अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है तथा सामाजिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत भी परिवार से ही करता है। इसलिए परिवार को सामाजिकरण का प्राथमिक पाठशाला भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, प्रश्न है प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। ऑप्शन है दूध, मांस, सोयाबीन, अंडा। तो दोस्तों प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है तो वह होगा दोस्तों सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों प्रोटीन शरीर की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। ठीक है, शरीर के लिए प्रोटीन की अत्यंत आवश्यक है। इसी के कारण शरीर में नए ऊतकों का निर्माण होता है और उनकी मरम्मत भी होती है। इसकी कमी से दोस्तों क्वासियर कोर नामक रोग होता है। कौन सा रोग दोस्तों? क्वासियर कोर रोग नामक रोग होता है। सोयाबीन प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है और सोयाबीन में लगभग 43% प्रोटीन पाया जाता है। कितना दोस्तों? 43% प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऑप्शन है सीधा, उल्टा, अनियमित या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऊर्जा का पिरामिड ऐसे होता है। ठीक है, इस प्रकार होता है ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन है समुद्री जल, वर्षा जल, पर्यावरण या हरे पौधे। तो दोस्तों प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वह है दोस्तों हरे पौधे। हरे पौधे के द्वारा ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत हरे पौधे हैं। कौन से हरे पौधे? क्योंकि पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं सूर्य के प्रकाश में तो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन हैं। ऑप्शन ए है विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, बी ऑप्शन है ग्रंथालय, सी ऑप्शन है सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। दोस्तों छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन क्या हैं? तो प्रमुख संसाधन है दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी कि विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, ग्रंथालय, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, ये सभी छात्रों के सीखने के प्रमुख संसाधन हैं। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है हमारा, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है। ऑप्शन है तपेदिक या क्षय, कैंसर फेफड़ों का, अल्सर या अनिद्रा। तो दोस्तों धूम्रपान से कौन सा रोग होता है? कैंसर होता है फेफड़ों का। कौन सा कैंसर होता है दोस्तों? फेफड़ों का कैंसर होता है धूम्रपान से। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है। दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो वह होती है दोस्तों 78.09, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 78.09% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। और दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% होती है। कितनी प्रतिशत दोस्तों? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन है रिकेट्स, रतौंधी, स्कर्वी या क्वासियर कोर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? रतौंधी नामक रोग होता है विटामिन ए की कमी से। दोस्तों विटामिन ए का मुख्य स्रोत है मछली के यकृत का तेल, गाजर, टमाटर, मक्खन। ठीक है, ये विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, तो इस विटामिन ए की कमी से और रतौंधी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, विश्राम अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है। तो दोस्तों प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है। तो प्रति मिनट धड़कन कितनी होती है दोस्तों? 72। कितनी होती है दोस्तों? 72 होती है।
ठीक है, 72 बार धड़कता है हृदय प्रति मिनट। ठीक है, इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन है वनों की कटाई, बी शिकार, सी निर्माण कार्य, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या दोस्तों? उपरोक्त सभी। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य या उपरोक्त सभी कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दोनों साथ में कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा। ऑप्शन ए है पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा, बी ऑप्शन है ऐसी पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, सी ऑप्शन है ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है और डी ऑप्शन है ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। ठीक है, दैनिक जीवन से क्या हो? जुड़ी समस्या हो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, विद्यालयी शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात है। तो दोस्तों विद्यालयी शिक्षा में सही शिक्षक छात्र का अनुपात क्या होगा? प्रश्न के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पहले दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण छात्र अनुपात 1:30 होगा। कितना होगा दोस्तों? 1:30 होना चाहिए। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से छात्रों को अधिगम हेतु अवसर उपलब्ध कराने में छात्रों को वे सभी परिस्थितियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिससे छात्र सफलता पूर्वक समस्या हल कर सके। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1:30, यानी एक विद्यालय में 30 छात्र के लिए एक अध्यापक होने चाहिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिखा है दोस्तों, मौसम की दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन है ए वर्ष भर गर्मी रहना, बी ऑप्शन है ठंड में अधिक ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी, सी ऑप्शन है साल भर अधिक जाड़ा या ठंड, डी ऑप्शन है ठंड में कम ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वर्ष भर गर्मी रहना। क्या है दोस्तों? वर्ष भर गर्मी रहना इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश के प्रमुख लक्षण है वर्ष भर गर्मी रहना। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, पर्यावरण की पाठ्य चर्चा में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन ए है बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण या उपर्युक्त पाठ्यक्रम या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पर्यावरण की पाठ्य चर्चा में शामिल होना चाहिए बच्चों का अनुभव, स्कूल का वातावरण और उपर्युक्त पाठ्यक्रम। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। और वीडियो को लाइक जरूर करिए क्योंकि ये सभी प्रश्न दोस्तों पिछले सभी एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए है सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, बी ऑप्शन है चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, सी ऑप्शन है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। दोस्तों प्रश्न के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। दिन और रात होने का प्रमुख एवं एकमात्र कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसी कारण दिन एवं रात छोटे बड़े होते हैं। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, अर्थात पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही दिन रात होना संभव होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। ऑप्शन है जीन पियाजे और L.M. वाइंगोत्स्की, बी ऑप्शन है जीन पियाजे और ब्रूनर, सी ऑप्शन है L.N. वाइंगोत्स्की और ब्रूनर, डी ऑप्शन है ब्रूनर और स्पीयरमैन। तो दोस्तों बच्चों के सीखने के तरीके पर
सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वह थे दोस्तों जीन पियाजे और एल.एम. वाइगोत्स्की। कौन थे दोस्तों? जीन पियाजे और एल.एम. वाइगोत्स्की। ठीक है। और इनके बारे में बताते हैं दोस्तों। जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया गया था और वाइगोत्स्की द्वारा दोस्तों सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। ऑप्शन है सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायुवीय कारक या ये सभी। तो दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो दोस्तों ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, यानी कि सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायवीय कारक, यानी कि ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। प्रश्न है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि ए ऑप्शन है बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, बी ऑप्शन है इससे बच्चों का आदाई कौशल परिमार्जित होता है, सी ऑप्शन है अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है और डी ऑप्शन है विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन है NH4, NH7, NH47A या NH10। तो दोस्तों भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वह हो जाएगा दोस्तों NH47A। यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 1950 में, 1951 में, 1952 में या 1953 में। तो दोस्तों एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1951 में, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1951 में एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी और पहली बार यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसका प्रतीक चिन्ह था दोस्तों चमकता हुआ सूर्य। क्या था दोस्तों? चमकता हुआ सूर्य इसका प्रतीक चिन्ह था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? ऑप्शन ए है गोदावरी, बी ऑप्शन है कृष्णा, सी ऑप्शन है कावेरी और डी ऑप्शन है महानदी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, गोदावरी भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है। ठीक है, और इसकी लंबाई है दोस्तों 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 1465 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यह समुद्र तल से ऊंचाई पर है। ऑप्शन है 8,848 मीटर की, 18,888 मीटर की, 8,000 मीटर की या 848 मीटर की। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 8,848 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित दोस्तों? नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट और इसको नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा। क्या कहते हैं दोस्तों? सागर माथा कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? ऑप्शन ए है जर्मनी, बी ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, सी ऑप्शन है USA और डी ऑप्शन है USR। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन USSR, यानी कि सोवियत संघ रूस, यानी कि रूस से लिया गया है। ठीक है, रूस से लिया गया है। अगला इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को रूस से लिया गया है। इसे संविधान के भाग 4, किसमें दोस्तों? भाग 4 में, भाग 4 क
भाग 4 क में अनुच्छेद 51 में वर्णित है। किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 51 में वर्णित है, ठीक है। और इसमें मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने दोस्तों? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। ऑप्शन है 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, या 21 मई 1949 को, या 13 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो यह अपनाया था दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की रचना की थी, ठीक है। और यह 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और यह सर्वप्रथम दोस्तों 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, दोस्तों यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, ठीक है। इसके गायन का समय दोस्तों 52 सेकंड होता है। कितना? 52 सेकंड होता है। और इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने 1912 में ईस्वी में अपनी तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था, ठीक है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 है हमारा, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन के संबंध में भारतीय संविधान की किस अनुसूची में प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए है अनुसूची 5 में, बी ऑप्शन है अनुसूची 9 में, सी ऑप्शन है अनुसूची 11 में, और डी ऑप्शन है अनुसूची 12 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुसूची 12 में, ठीक है। अनुसूची 12 में शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन के संबंध में भारतीय संविधान का प्रावधान दिया गया, ठीक है, अनुसूची 12 में। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो।